नमस्कार साथियों मैं पंकज सिंह मेरे YouTube चैनल जीके बाय पंकज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बजट का अपन पहला वीडियो है वो जारी कर चुके हैं और आज हम बजट के इस वीडियो पार्ट 2 में आज बात करने वाले हैं प्रपत्र 8 के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने सारांश के बारे में जाना था और इस सारांश के जो टैब थे वो सारे हमने पार्ट फर्स्ट में क्लियर हम कर लिए थे। अब बात करते हैं प्रपत्र 8 की, जो आपके बजट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपत्र होता है। अगर ये आपने सफलतापूर्वक अगर तैयार कर लिया है तो आप आगे के प्रपत्र हैं वो भी बिल्कुल है वो इजी वे में आप तैयार कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना प्रपत्र 8 के। साथियों, ये जो फॉर्मेट 8 आप देख रहे हैं ये मैंने उठाया है यहाँ से, प्रपत्र 8 से। ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, आप देख रहे होंगे कि ये कहाँ से जारी किया गया है, क्या है। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा ये बजट परिपत्र नाम से ये जारी किया हुआ है। इसका विषय देख लीजिए। वित्तीय वर्ष 21-22 के आय व्यय का अनुमान एवं चालू वित्तीय वर्ष 20-21 के संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने बाबत ये लेटर है। ये कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा ये जारी किया गया है। ये जारी कब किया गया है तो ये देखिए आप, 18/8/2020 को ये जारी किया गया है। इसको मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इनको आप देख सकते हैं। इसमें सारे प्रपत्र हैं उनकी सूची है वो दी गई है। तो इसमें जो, हाँ, हमारे लाइक जो है वो कौन सा रहेगा, वो पेज नंबर 10 पे रहेगा। देखिए, पेज नंबर 10 के ऊपर प्रपत्र 8 नाम से ये प्रपत्र है ये दिया गया है। इसमें देखिए कुल 13 कॉलम दिए गए हैं और ये जो फॉर्मेट है सेम टू सेम इसी फॉर्मेट पे हम, जो एक्सेल का जो हमारा फॉर्मेट है ये फॉर्मेट है, ये मेरे द्वारा ये बनाया गया है। तो इसी फॉर्मेट पे हम काम करने वाले हैं, सेम टू सेम वही हमने वहां से इसको डिजाइन हम किया है। तो ये प्रपत्र बनाने से पहले हमारे पास में कुछ चीजें हैं वो आपके पास में होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास में पार्ट 1 में हमने देखा था कि स्वीकृत पद विवरण माध्यमिक शिक्षा के किस प्रकार है वो आपको डाउनलोड करना है, वो आपके पास में होना चाहिए। मैंने वो दिखाया था। अगर आपको नहीं पता है स्वीकृत पदों का विवरण किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है तो इससे पहले वाला जो वीडियो है बजट भाग 1 सारांश वाला वीडियो है, उसमें मैंने ऑनलाइन सारे जो निकालने के प्रपत्र वगैरह निकालने हैं वो मैंने बताया है। उसमें बताया आप वहां से जाके वो स्वीकृत पद विवरण जो माध्यमिक शिक्षा के है आईएफएमएस से डाउनलोड होगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसी के आधार पे प्रपत्र 8 के आधार पे ही आपका उसी के जो अपना पोस्ट विवरण है उसी के आधार पे ये अपना प्रपत्र 8 है ये बनने वाला है। क्योंकि इसमें जो पद हैं आपके पास में, चाहे वो पद रिक्त हो या कार्यरत हो, सारा सभी का विवरण है इसमें देना रहेगा। जैसे ये आपके पास में एक मेरे कार्यालय का ये 220202 109 0100 ये हेड है। इसमें देखिए वेतन राजपत्रित का मतलब ये है कि राजपत्रित अगर कर्मचारी हैं तो उनका आप यहाँ से ऐड करते जाएंगे, इंसर्ट करवाते जाएंगे। यहाँ से रो को आप इधर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में इंसर्ट का कॉलम आएगा। यहाँ से आप जितने आपको पद हैं वो इंसर्ट करवाने हैं वो आप इसमें इंसर्ट है वो करवाते रहेंगे। और अगर जैसे ही आपको कोई अगर अतिरिक्त है आपको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से इसको डिलीट है वो कर सकते हैं। तो आपको पद कार्यरत हो या रिक्त हो, आपको दोनों ही स्थिति में उसको शो करना रहेगा। जैसे वेतन राजपत्रित का है, एक पोस्ट है और वो रिक्त है, तो जहाँ आप यहाँ पे रिक्त का लिखेंगे और पद लिख देंगे कि किस पद का ये पोस्ट है, ये राजपत्रित है, प्राध्यापक का रिक्त है तो उसका आप इसमें लिख के इसको छोड़ देंगे। आपको लिखना कंपलसरी रहेगा। और उसके बाद में योग राजपत्रित का अगर रिक्त है तो 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं, ये जो मेरा जो हेड है इसमें क्या है कि राजपत्रित का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अराजपत्रित कर्मचारी हैं। 3 पोस्ट है अराजपत्रित कर्मचारियों की, वो हम इस पे काम करेंगे। तो इस पे काम करने से पहले सबसे पहले हमारे पास में एक 7th पे कमीशन चार्ट, ये पे कमीशन का चार्ट है, ये आपके पास में होना चाहिए। नहीं है तो आप इसको
मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहां से इस पे कमीशन के चार्ट को आप वो डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए काम का रहेगा। इसी के आधार पे हमें जो वार्षिक वेतन वृद्धि दर है, अमाउंट है, उसको आप अपन इसमें कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अब अपन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले पहला जो कॉलम है, क्रम संख्या आप लिखेंगे। क्रम संख्या 1 हो गई, कार्मिक का नाम लिख देंगे, आप उसका जीपीएफ और एनपीएस नंबर ध्यान रखेंगे। जीपीएफ नंबर है वो तो 11 डिजिट से कम होता है तो वो आ जाएगा इजी वे में, लेकिन एनपीएस नंबर है वो 11 डिजिट से ज्यादा का होता है तो आपको इसमें लिखने में प्रॉब्लम रहेगा। मतलब जैसे 13 डिजिट 12 डिजिट का अपन लिखेंगे, 4 तो 6 और 2 8, 2 10 और 2 12 और ये 13 एंटर करेंगे। तो देखिए 12 प्लस आ गया, इसका मतलब ये 13 डिजिट का अंक है। तो आप इसको सही किस प्रकार लिखेंगे, ये मेरे द्वारा एक्सेल का इससे पूर्व वाला वीडियो है, एक बार दिखाता हूँ मैं। देखिए आपको ये पूर्व वाला वीडियो है मेरा, ये एक्सेल में 11 से अधिक नंबर को कैसे लिखिए। आप इस वीडियो को देख लेंगे और इस वीडियो को यहाँ मैंने बताया है, एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आप सीख लेंगे और उसके आधार पे आप है इसमें वो नंबर है वो लगा देंगे। तो ये नंबर इसमें ऐड करने का मैंने वो बताया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड करें वो वीडियो को चला के आप सीख सकते हैं कि 11 से अधिक अंकों का अगर एक्सेल में नंबर हो तो आप उसको किस प्रकार से उसको टाइप करेंगे। उसके बाद में पॉइंट 4 की बात करते हैं अपन। पद लिख देंगे आप, वरिष्ठ अध्यापक, शारीरिक शिक्षक, अध्यापक, आपके पास में जो भी पद है वो लिख देंगे। उसके बाद में लेवल की बात करते हैं, ये आप कर्मचारी का जो भी लेवल है आप उसको लिख देंगे इसमें। उसके बाद में वेतन वृद्धि दर, ये आप एक बार छोड़ेंगे, वेतन वृद्धि दर किस प्रकार से निकाला जाएगा वो मैं बताऊंगा आपको। पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बजट की प्रारंभिक तिथि यानी 1 मार्च को कर्मचारी का वेतन। ये जो वेतन है ये होता क्या है कि वैसे तो ये बजट है हमें 1 मार्च को ही प्रस्तुत, उसके बाद में मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में हमें प्रस्तुत करना रहता है, मतलब कि जुलाई से पहले के लिए। लेकिन विभाग की कार्यप्रणाली इस प्रकार की है कि ये जुलाई के बाद में ही हमेशा लिया जाता है। तो यहाँ जो आपको जो बेसिक लिखना है कर्मचारी का, वो बेसिक है वो आपको 1 मार्च का ना लिख के आप 1 जुलाई का लिखेंगे, क्योंकि जितने भी बजट वगैरह आप मांगे जाते हैं वो 1 जुलाई की वेतन के आधार पे ही वो वेतन है वो डिसाइड है वो किया जाता है। तो आप इसमें 1 जुलाई का वेतन है वो लिखेंगे। दो ये टैब है, दोनों टैब आपको मैनुअल करना है, आगे तो ऑटो कैलकुलेट होता जाएगा इसमें डेटा वगैरह। और ऑटो कैलकुलेट होने के बाद में मैं आपको हमारे अपने इसमें कैलकुलेटर के थ्रू इसको मैं आपको करके बताऊंगा कि किस प्रकार से इसमें जोड़ और आपको गुणा है वो किस प्रकार करना रहेगा। सबसे पहली बात यह है कि जैसे ये कार्मिक हैं ये राजेश जी, इनका 59,500 1 जुलाई को वेतन है, ठीक है। अब अपन चार्ट देखते हैं, ये चार्ट है 1 जुलाई को लेवल 12 के अंदर 59,500, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं अपन। देखिए ये L12 है, L12 के अंदर अपन नीचे चलेंगे 59,511 नंबर की लाइन में। देखिए इधर से आप देखेंगे ये 59,500 का वेतन अभी है इसमें। इसका मतलब इससे पहले कब कितना था, 57,800 था। कैलकुलेटर ले लेते हैं अपन, तो 59,500 माइनस 57,800, तो ये बराबर कर देंगे, 1,700 रुपये आ गया। 1 जुलाई को एक बार दोबारा देखेंगे आप, मैंने क्या बोला है यहाँ पे, L12 में 1 जुलाई को कार्मिक का वेतन है 59,500। 59,500 से पहले कार्मिक का वेतन था 57,800। कितने रुपए की वेतन वृद्धि दर हुई है इसमें, तो 1,700 रुपये की वेतन वृद्धि हुई है। तो देखिए 59,500 लिखेंगे, वेतन वृद्धि दर कितने की हुई है, यहाँ आप 1,700 ऐड करेंगे, 1,700 और 59,500। उसके बाद में ये दो कॉलम समझ में आ गए आपको। अब हम बात करते हैं कॉलम नंबर 8 की। पहली मार्च से अंतिम फरवरी तक के लिए निर्धारित रकम, मतलब मार्च से फरवरी का मतलब है कि 12 महीने की ये रकम यहाँ पूछ रहा है। तो यहाँ आपने कैसे करेंगे, देखिए 59,500 इसको आप गुणा करेंगे, 59,500 को आप गुणा करेंगे 12 से और बराबर का निशान करेंगे। तो इस प्रकार देखिए 714,000 ये रकम आ जाएगी, 714,000। आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए पहली मार्च से अंतिम फरवरी तक के लिए निर्धारित जो रकम की जो बात कर रहे हैं वो रकम क्या रहेगी।
तो वो आप इस प्रकार लिखेंगे कि 714 को, ये 59,500 को आप है ये 12 से गुना कर देंगे और उसके बाद में ये रकम है वो आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम नंबर 9 की बात करते हैं, तिथि वृद्धि। तो वेतन वृद्धि का जो डेट है वो क्या रहेगा, वो रहेगा 1/7/21, क्योंकि यहाँ हमने जो डेट लिया है वो जुलाई का लिया है, तो जुलाई से नेक्स्ट इंक्रीमेंट नेक्स्ट जुलाई को होगा, तो वो डेट क्या रहेगा, 1 जुलाई 2021 का रहेगा। तो उसमें वेतन वृद्धि रकम का जो वृद्धि है वो रकम कितनी वृद्धि होगी, तो इसको आप किस प्रकार से निकालेंगे, एक बार देख लीजिए आप इसको भी। ये 0 हो गया है। तो यहाँ आपने देखा कि कार्मिक का जो वेतन वृद्धि दर है वो 1700 रुपये हो रहा है, और हमने जुलाई तक तो इनका लेके आ गए हैं, तो जुलाई के बाद भी आप काउंट करके देखेंगे तो नेक्स्ट मार्च तक के लिए अपने पास में 8 महीने और है वो शेष बचते हैं। तो उन 8 महीने का हमें कितना वृद्धि होगा वो अपने को देखना है। तो अपन इसको 1700 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 13,600 रुपये आ गया। देखिए यहाँ 13,600 रकम वर्दी आ गया। क्यों 13,600, 8 इस क्यों गुणा किया, 8 से ही हमने क्यों क्यों गुणा किया है, ध्यान रखिए 59,500 ये वेतन वर्दी अपने एक जुलाई को ये लगा दिया है, और उसके बाद में जुलाई के लगाने के बाद में हमारे पास में जो 8 महीने और इसी सत्र के वो शेष होते हैं, तो उसमें इसका नेक्स्ट का रहेगा तो वो 13,600 रुपये रहेगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर भी आप इसको ध्यान रखेंगे कि जो वेतन वृद्धि ये यहाँ दर आई है 1700, उसको आपसे 8 से गुणा करके लिखना है, और 1700 को 8 से गुणा करेंगे तो 13,600 रकम वृद्धि दर आ जाएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट कॉलम नंबर 11 की बात करते हैं। 11 का कॉलम क्या कह रहा है कि 8 और 10 का योग। देखिए ये अपन देखिए इसमें बात करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देखिए कॉलम नंबर 11 है, इसमें क्या कर रहा है, आगामी वर्ष 21-22 के लिए रकम कॉलम 8 और 10 का योग। 8 नंबर कॉलम है 1 मार्च से अंतिम फरवरी के लिए निर्धारित रकम, और 10 नंबर कॉलम है रकम वृद्धि। तो आप ये देखेंगे 8 और 10 का दोनों का योग हमारे पास में 8 है, 1 मार्च से 714,000, अपन इसको देख लेते हैं 714,000, और उसमें जोड़ करेंगे 7 और 10, 10 रकम वर्दी कितना हुआ है 13,600, ये 13,600 दोनों का अपन इसको जोड़ करेंगे 727,600। देखिए 727,600 आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो जोड़ है कॉलम नंबर 11 का जो जोड़ है ये कहाँ से आया है, तो 727,600 से ये जोड़ आया है। ये इसको 0 कर देते हैं। अब कॉलम नंबर 12 चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान। जो वर्ष चल रहा है इस वर्ष में हमें कितना पैसा है वो और चाहिएगा इसमें। तो ये जो अभी जो जोड़ किया है हमने, ये किया है हमने आगामी वर्ष के लिए। आगामी वर्ष के लिए रकम 8 और 10 का योग 21 और 22 के लिए, ये आगामी वर्ष के लिए किया है। अब ये चालू जो वर्ष अभी चल रहा है इस वर्ष में हमें कितना पैसा और चाहिएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ हमने वेतन वृद्धि तो दे ही दिया है, तो अभी ये कोई वेतन वृद्धि तो इसमें लगने वाला है नहीं, तो ये जो जोड़ आएगा वो क्या आने वाला है। कॉलम नंबर 11 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। बात करते हैं कॉलम नंबर 12 की। ये क्या कहता है, चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान 2020-21। इसका मतलब ये है कि इस जो वित्त वर्ष अभी चल रहा है 20-21 का, इस वित्त वर्ष में हमें कितने पैसे की और वो आवश्यकता रहेगी। तो उसके लिए क्या रहेगा, उसके लिए आपको करना है, कैलकुलेटर ले लेते हैं अपन। उसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि जो कॉलम नंबर जो 12 में जो अमाउंट जो हमारे पास में आया है, इसमें कॉलम नंबर 11 में 727,600, इसमें से हमें लेस करना रहेगा क्योंकि ये आगामी वर्ष के लिए है। इसमें से हमें लेस करना रहेगा, क्या लेस करेंगे, 1700 का जो वेतन वृद्धि हमने लगाया है, इस वेतन वृद्धि का 12, ये 12 से हमने इसका 12, 1700 गुणा 12, ये वेतन वृद्धि दर हमने लगाया है एक साल के लिए। आगामी वेतन वृद्धि दर कितना होगा, 20,400 रुपये। ये 20,400 रुपये आपको माइनस करना रहेगा। किसमें से माइनस करेंगे, कॉलम नंबर 11 से 727,600, 727,600 माइनस 20,400,
₹700 और इसको बराबर करेंगे 707200। देखिए 707200। तो आप ये चालू वर्ष के लिए संशोधित जो अनुमान का जो रेशो है वो आपके सामने निकल के आ जाएगा। चालू वर्ष के संशोधित अनुमान ये कहाँ से निकल के आएगा? ये निकल के आएगा वेतन वृद्धि दर ये 1700 है, इसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो रकम जो आपके पास में आएगी 1700 गुणा 12, ये 20,400 जो रकम निकल के आई है इसको आप 7,27,600 में से माइनस कर देंगे और उसके बाद में जो अमाउंट आपके पास में निकल के आता है 707,200, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक पे वो आ जाएगा। अब इस प्रकार से आप क्या करेंगे, कर्मचारी 1 का किया है अपन ने, इस प्रकार 2 का, 3 का, जितने भी आप इसमें पद है, 5 पद है, 7 पद है, 8 पद है, आप उसको कर लेंगे। अगर कोई कार्मिक फिक्स पे है, अगर आप है तो विशेष विवरण में यहाँ स्थायी वेतन या फिक्स पारिश्रमिक या फिक्स लिख देंगे आप। और फिक्स में जो वेतन मिलता है वो यहाँ पे लेवल लिखेंगे आप यहाँ पे। तो यहाँ वेतन वृद्धि दर लिखने की बजाय फिक्स करके आप उसको 23,700, 14,600 जो भी अमाउंट है वो रहेगा उसको आप लिख देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बजट की प्रारंभिक तिथि का ये रहेगा, यहाँ पे फिक्स में उसका वेतन आ जाएगा 14,600 और 14,600 का आप इसमें गुणा कर देंगे। तो रकम वर्दी दर वगैरह ये कुछ नहीं आएगा, सीधा का सीधा यहाँ वो जो अमाउंट है वो जोड़ होके आ जाएगा। तो ये स्थायी पारिश्रमिक का आप है वो इस प्रकार से स्थायी कार्मिक है उसका फिक्स पे का आप वो निकाल लेंगे। उसके बाद में देखिए बात करते हैं अपन कि जो वेतन वृद्धि दर है ये यहाँ पे निकली है 1700, 1800, 1400। ये तीनों का जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे कॉलम नंबर 7 है। यहाँ से हमने एक स्लेब माइनस किया है, जैसे 63,100 है तो इसका पहला स्लेब हम देख रहे हैं कहाँ, L12 में 63,100, इससे पहले 61,300, तब 63,100 से 61,300 अपन माइनस करेंगे तब हमारे पास में निकल के ये 1800 का आ जाएगा। पहले मैंने बता दिया है, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, उस प्रकार से आप इसको और फिर ये 63,100 को इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार ये जितने भी कार्मिक हैं उनका आप इसमें फॉर्मूला सेट कर लीजिए, उस प्रकार से इसको निकल के आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद में इसको नीचे की ओर योग रखेंगे हम, 1700, 1800 और 1400 का योग 4,900 होता है। यहाँ से ये योग है ये काम आएगा सारांश में। देखिए ये सारांश में 4,900 राजपत्रित का, ये यहाँ पे वो योग है वो दिखाना पड़ेगा अपने को। अगर राजपत्रित का होता तो वो कहाँ से आता, तो ये देखिए वेतन योग राजपत्रित, अगर यहाँ होता वेतन वृद्धि दर में तो अगर कोई कार्मिक वेतन राजपत्रित होते, 3 कार्मिक होते तो उनका राजपत्रित का जो योग होता वो यहाँ से आपको लिखना होता यहाँ पे। और ये अराजपत्रित का 4,900, तो ये देखिए ये 4,900 यहाँ से वहां के लिए उठा लिया है, तो इसका आप योग कर देंगे। उसके बाद में बजट की प्रारंभ तिथि को जो अपना जो मार्च को कार्मिक का बेसिक था उस बेसिक का आप योग करेंगे। सारे के सारे डेटा हैं 1 मार्च से ये फरवरी तक का जो था उसका आप योग करेंगे। उसके बाद में रकम वर्दी है, ये वर्दी दर कितना हुआ है उसका योग करेंगे। उसके बाद में ये कॉलम नंबर 11 का, इस प्रकार से नीचे की साइड में एक्सेल के द्वारा आप इसको योग है वो करते हैं वो आप है वो लेके आ जाएंगे। योग करना आपको आ रहा आता है इसमें एक्सेल में। अगर एक्सेल में आपको अगर योग वगैरह नहीं करना आता है तो एक्सेल का आप काम नहीं कर पाएंगे, अगर आपको ध्यान नहीं है तो ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज वगैरह तो आपको आने ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप बजट है वो तैयार हो नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में बात करते हैं महंगाई भत्ता प्रतिशत 17। अभी महंगाई भत्ता 17% चल रहा है तो 17% महंगाई भत्ता है वो इसमें प्रदर्शित करना रहेगा। तो वो क्या कैसे कैसे किस प्रकार निकालेंगे आप ये देखिए, ये जो बेसिक का है इस बेसिक पे मैं 17% महंगाई भत्ता है वो आप इसमें ये निकालने में आसानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप 17% महंगाई भत्ता है वो मैनुअली आप इसमें निकाल के है वो आप इसमें डाल है वो सकते हैं। तो महंगाई भत्ता इसका महंगाई भत्ता 17% आ जाएगा और 2009 600 का महंगाई भत्ता है 31, 34, 16, 32 आ जाएगा। ठीक है, महंगाई भत्ता आपको निकालना आ गया होगा। ये महंगाई भत्ता कहाँ से निकलेगा, 20,68,400 एक बार अपन निकाल लेते हैं। देखिए 20,68,400 भाग 100 गुणा 17, ये 17% महंगाई भत्ता अभी चल रहा है।
तो 35, 16, 28। तो देखिए 35, 16, 28। इसी प्रकार इसका आप अगले वाले का निकाल लेंगे। 2009,600 भाग देंगे आप 100 का, और प्रतिशत निकाल लेंगे आप 17। तो इस प्रकार जो निकल के आएगा 34, 16, 32, 34, 16, 32। ये अमाउंट है, ये मैनुअली निकालेंगे। अगर आपको फॉर्मूला वगैरह सेट नहीं करना आता है तो आप मैनुअली इसको निकाल के आप इसमें फीड कर देंगे। उसके बाद में देखेंगे कि महंगाई भत्ता है एरियर 3% 2 माह। ये पिछले साल का लिया गया था 3% 2 माह की दर से। अभी तक आपके जिले में आप बात कर लीजिए उस टीम से कि वो महंगाई भत्ता एरियर है, वो 3% 2 माह का ले रहे हैं कि 3% 5 माह का ले रहे हैं, या फिर नहीं भी ले रहे हैं। क्योंकि अभी जो प्रपत्र आए हैं, देखिए ये प्रपत्र हमारे पास में जो आए हैं, इस प्रपत्र में सिर्फ सिर्फ महंगाई भत्ता @17% लिखा है। उसके बाद में एरियर के बारे में डीए एरियर यहाँ 7 नंबर कॉलम में दे रखा है, लेकिन यहाँ ये नहीं बता रखा है कि डीए एरियर जो दे होगा वो 3% 5 माह का होगा, कि 3% 2 माह का होगा, कि 5% 3 माह का होगा, कि वो अलग अलग जिले के हिसाब से वो निदेशालय से बातचीत करके वो डिसाइड करते हैं कि वो कितना प्रतिशत हमें इसमें ऐड करना रहेगा। तो आप इसको, इस कॉलम को है वो आप उन पे जैसे आपका टीम है उससे संपर्क करके आप उसमें ऐड करेंगे। बिना संपर्क करे आप इसमें नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं मकान किराया प्रतिशत, ये 8%। इस बेसिक है ये ऊपर वाला 20, 68, 400 के ऊपर आप 8% जैसे आप निकालेंगे तो ये 8% आपको निकल के राशि आ जाएगी। इधर 2009,600 से आप निकालेंगे तो ये राशि है निकल के आ जाएगी। उसके बाद में बात करेंगे आप धुलाई भत्ता। अगर इस ये जो हेड, जिस हेड का आप बना रहे हैं 220202 इस हेड का बना रहे हैं, इस हेड के अंदर अगर पियोन का पोस्ट है तो आप पियोन को धुलाई भत्ता है वो 150 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 महीने का धुलाई भत्ता है वो आप दोनों जगह यहाँ और यहाँ आप ऐड करेंगे। अगर पियोन का पोस्ट नहीं है इस हेड के अंदर, यहाँ अगर सहायक कर्मचारी का पोस्ट नहीं लिखते हैं आप, तो आपको धुलाई भत्ता लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि अगर आपके विद्यालय के अंदर सहायक कर्मचारी का पद है तो ये आपको लिखना जरूरी रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बोनस की। आप ध्यान रखेंगे कि राजपत्रित कर्मचारी हैं, बोनस देने ही होता है। और जो बाकी अराजपत्रित कर्मचारी हैं लेवल 12 से कम है, आपको वो क्राइटेरिया ध्यान होगा कि कितने प्रतिशत किस प्रकार रहता है, ग्रेड पे कितने जाने कितने पे जाते हैं तो वो नहीं मिलता है। तो वो आप एक बार उसको बोनस के लिए पात्र और अपात्र व्यक्ति वाले में आप वो एक बार उसको कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद में जैसे इस हेड के अंदर L12 के अंदर 3 कर्मचारी हैं, तीनों कर्मचारी बोनस के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ जो अमाउंट निकलेगा वो 6774 × 3। एक बार दोबारा देख लेते हैं आप। 6774 मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे तो देखिए 20,322 रुपये आ रहा है। 20,322 इस सत्र के लिए भी, इस सत्र के लिए भी रहेगा और आगामी सत्र के लिए भी मांग है वो रहेगी। तो ये दोनों हो जाएंगे। उसके बाद में देखिए किसी का, ये जो कार्मिक हैं इनका कोई एसीपी का है, वेतन स्थिरीकरण का, अगर कोई इस प्रकार का कोई एरियर है अगर वो बनता है तो आप इसमें इस कॉलम में आप वो मेंशन है वो करेंगे। उसके बाद में भुगतान समर्पित अवकाश, आप पीएल की बात कर रहे हैं। पीएल के लिए जुलाई में कार्मिकों ने पीएल उठा लिया है तो भी, और जुलाई में पीएल कार्मिकों ने नहीं उठाया है तो भी, तो इस सत्र के लिए और आगामी सत्र के लिए, दोनों सत्र के लिए आप पीएल का डिमांड है वो करेंगे। पीएल का डिमांड किस प्रकार किया जाता है, जो बेसिक और डीए है, आपको ध्यान होगा बेसिक का भाग 2 करते हैं अपन। जैसे ये 59,500 बेसिक है कार्मिक का, तो इसका 59,500 में 2 का भाग देंगे अपन, तो उसका जो बेसिक निकल के आएगा उसके 17% है। इस प्रकार एक कार्मिक का पीएल है वो बनता है। तो बेसिक और डीए से आप इस प्रकार से ये पीएल का गणना है वो कर लेंगे। ये पीएल का गणना यहाँ निकल के आ जाएगा इसमें। उसके बाद में आप बात करेंगे भुगतान समर्पित अवकाश पीएल का आपने बात कर लिया है। उसके बाद फिक्स पे पर नियुक्त कार्मिक का वेतन, इस कॉलम में वो आएगा। साथियों एक बात और आप इसको इसमें मेंशन करेंगे, मेंशन ये करेंगे कि अगर कोई कार्मिक है, अगर रेगुलर पे है L13 के अंदर, जैसे ये रेगुलर पे के अंदर है इसका अपन ने कर लिया है। और उसके बाद में कार्मिक अगर कोई फिक्स पे है, जैसे लेवल 10 के अंदर अध्यापक है, जैसे XYZ जो भी नाम हो यहाँ पे, जो भी कार्मिक रहे रहे हों वो हैं, तो वो L10 के अंदर फिक्स है। और फिक्स पे में अपन लिखा है कि L10 का कार्मिक अगर फिक्स पे पर होता है तो 23,700 पे आएगा।
तो यहाँ उसका कुछ नहीं आएगा। बजट की प्रारंभिक तिथि से अंतिम तिथि तक कर्मचारी का जो योग होगा वो भी नहीं आएगा। 12 महीने के लिए रकम होगी वो भी नहीं आएगी। वेतन वृद्धि दर भी नहीं आएगी, रकम वृद्धि भी नहीं है। यहाँ कुछ नहीं आना है, क्योंकि इसका एक रीजन ये है कि यहाँ पे देखिए 23,700 के 4 कार्मिक हैं जो इस हेड के अंदर फिक्स कार्मिक पे हैं। तो 23,700 गुणा 4, और 23,700 को अगर 4 से गुणा करके आप लिखेंगे तो फिक्स पे पे कार्मिक जो ये टैब है, देखिए इस टैब के अंदर ये दर्शा रखा है। यहाँ पे 23,700 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो ये 113,7600 ये रकम आएगा। तो वीडियो में आपने देखा कि वहां मैंने बताया कि यो योग वाला, तो वो आप इसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। करेक्शन इस प्रकार रहेगा रहेगा कि आपके हेड के अंदर कोई अगर कार्मिक फिक्स पे के ऊपर है तो वेतन वृद्धि दर में यहाँ फिक्स लिख देंगे, और आगे का कुछ नहीं लिखेंगे आप, यहाँ पूरा का पूरा इसको खाली छोड़ेंगे। और खाली छोड़ के विशेष विवरण के अंदर फिक्स पे आप लिख देंगे कि जिसने जैसे L5 में है तो 14,600 हो जाएगा, L10 में है तो 23,700 हो जाएगा। और जितने कार्मिक फिक्स पे पे हैं उनका फिक्स पे का आप मल्टीप्लाई करके उसका योग करने के बाद में उसको फिक्स पे के नियुक्त कार्मिक का वेतन यहाँ आप उसको प्रदर्शित हो करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार ये सारा का सारा जो निकल के आ रहा है, ध्यान रखिए ऊपर वाला यहाँ से छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ तक तो हमने योग है वो कर लिया था। अब आगे महंगाई भत्ता 17% से लेके यहाँ से लेकर के ये सारा का सारा आप ये योग मान दें। यहाँ पे इस सेल है, इस सेल में आप इसको ऊपर वाले को नीचे से लेके आप योग है वो करेंगे। इस प्रकार अगले वाले का यहाँ का योग है वो हो जाएगा। इसमें आप योग करेंगे, दोनों में योग हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप इस चीज को। नेक्स्ट उसके बाद में जैसे ही ये योग है, ये 63 है, 63, 82, 57 है, इसको आप 20, 68, 400 में योग करेंगे। एक बार देख लीजिए, मैं आपको बता के दिखा देता हूँ। देखिए 63, 82, 6, 3, 2, 5, 7, इसको प्लस करेंगे आप। ऊपर वाला कितना है 20, 68, 400, 20, 68, 400 इसमें ऐड करेंगे तो 27,06,657। देखिए योग संवेतन, संवेतन का योग ये जो यहाँ पे लिया गया है वो ऊपर वाला यहाँ से लिए 20, 68, 400, 20, 68, 400 और 2,09,600 ये यहाँ से आप इसको ले लेंगे। और उसके बाद में यहाँ से महंगाई भत्ता 17% से यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं इसको कलर दे देता हूँ। ये आप इसको ये रहेगा। तो देखिए ये सारा का सारा जो ये है डाटा, इसका योग है ये यहाँ आ गया है 620 से 690, प्लस इसमें आप दो ये 2,09,600 ये ऊपर वाला योग है। इन दोनों का योग करने के बाद में जो अमाउंट आएगी वो यहाँ आएगी। तो आप इसका ये महायोग हो जाएगा यहाँ आने के बाद में। इसको मैं और अलग अलग यहाँ से आप कलर दे सकते हैं। तो ये और ये यहाँ से हो जाएगा, ये सर्वयोग हो जाएगा। अगर इन कार्मिकों का कोई यात्रा व्यय वगैरह है तो वो इसमें प्लस होगा, यहाँ से यात्रा व्यय यहाँ ऐड होगा। वो ये यात्रा व्यय आप वही ऐड करेंगे जो पे मैनेजर पे आपने ऑनलाइन कर चुके हैं उन चीजों के लिए। और यात्रा का एक अलग से प्रपत्र और भी आता है बजट में। अगर आपने वो दोनों वगैरह सारी फुलफिल की हुई है तो ही ये अपना ये जो यात्रा व्यय है वो इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद में जो सर्व योग है वो यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार ये प्रपत्र 8 जो है, मैंने इसका सारा का सारा आपको बताया है कि किस प्रकार से आपको जोड़ करना रहेगा, क्या क्या आपको रहेगा इसमें है। तो मैंने कोशिश किया है इसको आपको बिल्कुल समझाने का। फिर भी कोई मेरे बताने में भी ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा का सारा हो, मेरे बताने में भी थोड़ा भूल चूक हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेरी हो, आपकी में शंका हो, तो आप जरूर अपने हमारी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो जो हमारा आने वाला है प्रपत्र 9 के लिए है। प्रपत्र 7, 8, 9 का सार है। काफी सारे प्रपत्र होते हैं। पार्ट 3 जब हम लेके आएंगे आने वाले हैं तो उस पार्ट 3 में हम उस चीज को आपको दोबारा से उसको समझा सकें कि जो आपका जो शंका है उसको समाधान है वो अपन कर सकें। तो तब तक के लिए आप इसको प्रपत्र 8 आप बनाइए। तो और इस प्रकार से ये जो सर्वयोग यहाँ पे निकल के आता है, आपको ध्यान होगा चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान जो निकल के आया है वो 26, 30, 290, और आगामी वर्ष के लिए जो आया है वो 27, 06, 657 इस प्रकार से ये निकल के आता है हमारे सामने।
तो इस प्रकार हमने प्रपत्र 8 को ये बनाना सीखा है आज यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्द ही वो आपके सामने वो भी हम लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।